हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक छोटी सी फिल्म जिसका नाम है स्टडी विथ प्ले। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे लंब व लंब समद्विभाजक की रचना के बारे में। फिर क्लास 7 और 8 में हम लोग जानेंगे पाई चार्ट या वृत्त आलेख के बारे में। उसके बाद समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपयोगी संदेश को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। स्कूल नहीं जाना है? तो ये खिड़की से बाहर तुम क्या देखते रहती हो? जानती हो कि हम काम करते हैं और जो पैसा मिलता है उससे तुमको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं कोचिंग नहीं जाना है? हाँ, जा रही हूँ। तो जाओ कोचिंग। कितना मार्क्स आया है? कितना मार्क्स है बताओ ना। दिखाओ ना, तुम मेरे दोस्त हो ना, दिखाओ ना, दिखाओ अपना मार्क्स। तुम्हारा तो 39 आया है, मेरा तो 69 आया है। क्या हुआ? चुप क्यों हो? अच्छा, मार्क्स इतने कम मार्क्स आए?
जाओ जाकर खेल। मेरा होमवर्क हो गया। हाय हाय। आज तुम्हारे कितने मार्क्स आए? 72। बहुत अच्छा, हमारी स्कूल अच्छी है। कितने मार्क्स आए? 72। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो कहाँ चलना है? घूमने के लिए। आज हम सीखेंगे लंब और लंबसमद्विय भाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियां। सबसे पहले हम समझेंगे लंब क्या है। जब दो रेखाएं जैसे M और N एक दूसरे को समकोण बनाती हुई यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि वे एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। इसे हम इस प्रकार या इस प्रकार दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेखा N रेखा M पर लंब तो है, लेकिन यह रेखा M को दो बराबर भागों में भी बांट रही है, यानी कि लंब रेखा N रेखा M के मध्य बिंदु से जा रही है। हम कहते हैं कि रेखा N रेखा M का लंबसमद्विय भाजक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक आयताकार कागज यानी रेक्टेंगुलर पेपर है। हम इसे लंबाई की ओर बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान रेखाखंड AB है। फिर हम इसे अन्य दिशा में बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान PQ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों रेखाखंड परस्पर लंब है, साथ ही साथ वे एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर जाते हैं। इसलिए रेखाखंड AB रेखाखंड PQ का लंबसमद्विय भाजक है। इसी तरह रेखाखंड PQ भी रेखाखंड AB का लंबसमद्विय भाजक है। चलिए अब जानते हैं दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने की मजेदार विधियां। यहाँ एक कागज है जिस पर एक रेखा M बनाई गई है। हमें इस रेखा पर स्थित बिंदु P से होती हुई लंब रेखा खींचनी है। इसके लिए हम कागज को इस प्रकार मोड़ेंगे कि मोड़ का निशान बिंदु P से होकर जाए और रेखा M का एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। अब अगर हम कागज को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोड़ का निशान P से होकर गुजरता है, साथ ही साथ वह रेखा P पर लंब भी है। यानी कि हमने दी रेखा पर स्थित बिंदु से होकर गुजरता हुआ लंब खींच लिया है। क्या हम रूलर और सेट स्क्वायर के प्रयोग से भी दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींच सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसकी विधि निम्न प्रकार है। पहला चरण, मान लीजिए
हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, रूलर के किनारे को हम रेखा M के अनुदिश रखेंगे। तीसरा चरण, फिर हम सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोई एक किनारा रूलर के किनारे के अनुदिश रखेंगे। चौथा चरण, अब हम सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाएंगे जब तक कि सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोना बिंदु P पर ना आ जाए। पांचवा चरण, सेट स्क्वायर को इस स्थान पर निश्चित रखकर हम रेखाखंड PQ खींचेंगे। रेखाखंड PQ रेखा M पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। हम इस लंब को रूलर के प्रयोग से बढ़ा सकते हैं। आज हमने सीखा लंब और लंब समद्विभाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने के लिए ज्यामिति में अक्सर रूलर और प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी विधि समझे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा P पर रखेंगे, यानी कि P को केंद्र मानेंगे और रेखा M को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EP से अधिक दूरी प्रकार में लेकर चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से चाप खींचेंगे जो E से बनाए चाप को बिंदु Q पर काटे। चौथा चरण, अब हम बिंदु P और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा PQ खींचेंगे। रेखा PQ रेखा M पर लंब है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेखा L दी गई है और बिंदु A दिया गया है जो रेखा पर नहीं है। जरा सोचिए, हम इस बिंदु से रेखा पर लंब कैसे बना सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। लंब खींचने के लिए यहाँ हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, हमें रेखा L दी गई है जिसके बाहर बिंदु A है। दूसरा चरण, A को केंद्र मानकर हम सुविधाजनक त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो रेखा L को बिंदु S और T पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम बिंदु S और T से बिंदु A के दूसरे तरफ एक दूसरे को काटते चाप खींचेंगे। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है B। चौथा चरण, अब हम बिंदु A और B से जाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ रेखा AB रेखा L पर लंब है। अब चलिए जानते हैं एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखाखंड AB दिया गया है और हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। दूसरा चरण, हम प्रकार का नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्रकार को रेखाखंड AB के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम AB के दोनों तरफ चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम उसका नुकीला सिरा B पर रखेंगे और पहले चापों को बिंदु J और K पर काटते चाप खींचेंगे। चौथा चरण, अब हम J और K से जाती हुई रेखा JK खींचेंगे। यह रेखाखंड AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ AC और BC बराबर है, यानी कि रेखा JK रेखाखंड AB के दो बराबर भाग करती है। इसी तरह यह रेखा AB पर लंब भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त रेखा JK रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। याद रहे कि प्रकार को आप आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। यदि आप प्रकार को आधे से कम दूरी के लिए खोलेंगे तो चाप आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आज हमने सीखा रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। अगले वीडियो में
लंब और लंब समद्वितीय भाजक के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्वितीय भाजक बनाने के उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में बिंदु O रेखा A पर स्थित नहीं है। बिंदु O से रेखा A पर लंब खींचिए। हमें रूलर और सेट स्क्वायर के इस्तेमाल से बिंदु O से होकर जाने वाली एक लंब रेखाखंड ON खींचनी है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर के समकोण यानी राइट एंगल का एक किनारा रेखा A के अनुदिश में समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे। अब हम सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे पर रूलर रखेंगे। इसके बाद हम रूलर को कसकर पकड़कर सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश सरकाएंगे, जिससे कि बिंदु O सेट स्क्वायर के समकोण वाले किनारे को स्पर्श करे। अब हम बिंदु O से सेट स्क्वायर के किनारे के अनुदिश से होता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड रेखा A को बिंदु N पर काटता है। रेखाखंड ON रेखा A पर लंब रेखाखंड है। अगला उदाहरण 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड ON क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखा L के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब खींचिए जो बिंदु N से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इस पर बिंदु O लेंगे। चांदे को बिंदु O पर सही रूप से रखकर हम 30 डिग्री के चिन्ह के सम्मुख निशान बनाएंगे। फिर हम O से शुरू होती हुई और इस निशान से जाती हुई किरण खींचेंगे। फिर हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा O पर रखकर इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम N नाम देंगे। इस तरह हमने रेखाखंड ON बना लिया है जो क्षैतिज रेखा L के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब प्राप्त करें जो बिंदु N से गुजरता है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा N पर रखेंगे यानी कि N को केंद्र मानेंगे और किरण ON को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। दूसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EN से अधिक दूरी प्रकार में लेकर किरण के किसी एक तरफ चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से एक और चाप खींचेंगे जो E से बनाई चाप को बिंदु Q पर काटे। तीसरा चरण, अब हम बिंदु N और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा NQ खींचेंगे। रेखा NQ रेखा ON पर लंब है। अगला उदाहरण 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचकर रूलर और प्रकार की सहायता से लंब समद्वितीय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। पहला चरण, 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखकर प्रकार को रेखाखंड PQ के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलिए। इस दूरी के साथ रेखाखंड PQ के दोनों तरफ चाप खींचे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना उसका नुकीला सिरा Q पर रखें और पहले चापों को बिंदु R और S पर काटते चाप खींचे। चौथा चरण, अब हम R और S से जाती हुई रेखा RS खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखा RS रेखाखंड PQ पर लंब समद्वितीय भाजक है। तो आज हमने देखे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्वितीय भाजक बनाने के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्वितीय भाजक बनाने से संबंधित मिथ्या धारणा और गलतियां। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाई गई आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन सा रेखाखंड दूसरे रेखाखंड का लंब समद्वितीय भाजक है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कुछ बच्चे लंब समद्वितीय भाजक की अवधारणा को ठीक से समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि लंब समद्वितीय भाजक
हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होता है, इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है क्योंकि यहाँ रेखाखंड RS और रेखाखंड PQ में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और साथ ही साथ रेखाखंड RS रेखाखंड PQ को 2 बराबर भागों में बांटता भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ रेखाखंड RS रेखाखंड PQ का लंबसमद्विभाजक भाजक है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। रेखाखंड PQ रेखाखंड RS पर लंब तो है, लेकिन यह रेखाखंड RS को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रहा, इसलिए हम रेखाखंड PQ को रेखाखंड RS का लंबसमद्विभाजक नहीं कह सकते। अब चलिए लंब और लंबसमद्विभाजक खींचते समय होने वाली कुछ गलतियां देखें। अगर बच्चों को दिए रेखाखंड AB का लंबसमद्विभाजक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वे रचना के दौरान प्रकार में रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक दूरी लेना जरूरी नहीं समझते। गलती 1, वे प्रकार में रेखाखंड के आधे से कम दूरी लेकर इसका नुकीला सिरा A पर रखते हैं और रेखाखंड के दोनों तरफ चाप खींचते हैं। फिर वे प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु B पर रखते हैं और चाप खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकार में आधे से कम दूरी ली जाने के कारण वे पहले से बनाए चाप को प्रतिच्छेद करता चाप नहीं खींच पाते। गलती 2, चाप खींचने के लिए वे प्रकार की दूरी को बढ़ाते हैं और पहले बनाए चापों को प्रतिच्छेद करते चाप खींचते हैं। इससे उन्हें लंब तो प्राप्त होता है, लेकिन यह रेखाखंड AB का समद्विभाजक नहीं होता। सही समझ यह है कि हमें प्रकार में रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेनी आवश्यक होती है, जिससे कि रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से चाप खींच सके, वह भी प्रकार में ली गई दूरी का परिवर्तन किए बिना। इससे हमें सही प्रकार से लंबसमद्विभाजक प्राप्त होता है। आज हमने देखी रेखाखंड पर लंब और लंबसमद्विभाजक बनाने से संबंधित मिथ्या धारणा और गलतियां। खेल के भी थक गई। अब्बा। ओ तारा। मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अब्बा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। आज हम पाई चार्ट के बारे में सीखेंगे। चलिए एक दिलचस्प उदाहरण से पाई चार्ट की समझ बनाएं। मीना ने अपने घर के आंगन में फूलों के कुछ पौधे लगाए हैं। प्रतिदिन वह फूल इकट्ठा करती है। आज उसने चमेली, गेंदा और गुलाब के फूल इकट्ठा किए हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है। चलिए इस जानकारी को एक मजेदार रूप में निरूपित करें। यहाँ फूलों की कुल संख्या 30 धन 20 धन 10 बराबर 60 है। यहाँ चमेली के फूलों की संख्या 30 है, जो कि कुल संख्या का 30/60 यानी कि 1/2 भाग है। इसी तरह गेंदे के फूलों की संख्या कुल संख्या का 20/60 भाग यानी कि 1/3 भाग है, और गुलाब के फूलों की संख्या कुल संख्या का 10/60 भाग यानी 1/6 भाग है। हम एक संपूर्ण वृत्त का मान 60 फूल मानेंगे। चूंकि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिग्री का केंद्रीय कोण निरूपित करता है। चमेली के फूलों की संख्या संपूर्ण 60 फूलों का 1/2 भाग है। यह संख्या हम एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर से निरूपित करेंगे, जिसका केंद्रीय कोण 1/2 गुणा 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, यानी आधा वृत्त है। इसी तरह गेंदे के फूलों का भाग 1/3 गुणा 360 डिग्री बराबर 120 डिग्री के
केंद्रीय कोण वाला त्रिज्य खंड बनाकर तथा गुलाब के फूलों का भाग 1/6 गुणा 360 डिग्री बराबर 60 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड बनाकर निरूपित किया जा सकता है। यहाँ हमने वृत्त के विभिन्न त्रिज्यखंडों यानी सेक्टर्स के रूप में कुल फूलों की संख्या का विभाजन निरूपित किया है। ऐसा निरूपण जिसमें आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्यखंडों द्वारा दर्शाया जाता है एक पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट हमें एक संपूर्ण का उसके भाग से संबंध बताता है। जैसे यहाँ चमेली के 30 फूलों की कुल संख्या 60 का आधा है। इसी तरह गुलाब के 10 फूलों की कुल संख्या 60 का 1/6 भाग है और गेंदे के 20 फूलों की कुल संख्या का 1/3 भाग है। इसी के साथ पाई चार्ट हमें विभिन्न भागों में तुलना करने के लिए भी सहायता करता है। जैसे त्रिज्यखंडों के माप देखकर यह कहा जा सकता है कि गुलाब के फूलों की संख्या के तुलना में गेंदे के फूलों की संख्या 2 गुनी और चमेली के फूलों की संख्या 3 गुनी है। पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ चमेली के फूलों की संख्या को निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण चमेली के फूलों की संख्या के समानुपात में है। इस तरह से कुल संख्या निश्चित हो और यदि चमेली के फूलों की संख्या में वृद्धि होती है तो संगत त्रिज्यखंड के माप में भी वृद्धि होगी। या इसके विपरीत यदि चमेली के फूलों की संख्या कम होती है तो संगत त्रिज्यखंड का माप भी कम होगा। जरा सोचिए, क्या हम विभिन्न केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए एक एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिग्री का केंद्रीय कोण निरूपित करता है। इस तरह से एक फूल को 360 डिग्री बटे 60 बराबर 6 डिग्री के केंद्रीय कोण से निरूपित किया जा सकता है। अब चमेली के फूलों की संख्या 30 है, इसलिए इस संख्या को हम 30 गुणा 6 डिग्री बराबर 180 डिग्री से निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एक विधि के प्रयोग से विभिन्न केंद्रीय कोण प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने पाई चार्ट बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम पाई चार्ट के कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। मोहित के गांव के पास एक चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के 720 पशु है, जिनकी संख्या का विवरण दर्शाए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे कम संख्या कौन से पशु की है? हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से जितना बड़ा केंद्रीय कोण उतनी अधिक उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है, या जितना छोटा केंद्रीय कोण उतनी कम उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे छोटा केंद्रीय कोण 20 डिग्री है, जो बाघों की संख्या को निरूपित करता है। हम कह सकते हैं कि चिड़ियाघर में बाघों की संख्या सबसे कम है। ज्ञात कीजिए चिड़ियाघर में कितने हाथी हैं? यहाँ 360 डिग्री के केंद्रीय कोण से कुल 720 पशुओं को निरूपित किया गया है। इस तरह से 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720 बटे 360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है।
चूंकि हाथियों की संख्या 40 डिग्री से निरूपित की गई है, इसलिए 40 डिग्री के केंद्रीय कोण से 80 हाथी निरूपित किए गए हैं। इसलिए चिड़ियाघर में 80 हाथी है। ज्ञात कीजिए हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर क्या है। हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। इस तरह से हिरणों और रेंगने वाले जीवों को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों में अंतर हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर के समानुपाती होगा। यहाँ दोनों के केंद्रीय कोणों में अंतर 20 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720/360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है, इसलिए 20 डिग्री के केंद्रीय कोण से 40 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में 40 पशुओं का अंतर है। अगला उदाहरण, एक वर्ष में अंकुर की दुकान से बेची गई विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। क्या आप इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। हमें पाई चार्ट खींचने के लिए प्रत्येक वस्तु की बिक्री का केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम सभी बेची हुई वस्तुओं की संख्याओं का योग करेंगे। 288 इसे हम संपूर्ण मानेंगे, इसलिए पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण संख्या 288 को निरूपित करेगा। अब चलिए प्रत्येक वस्तु की संख्या को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण ज्ञात करें। टीवी की संख्या संपूर्ण का 48/288 भाग है, यानी कि 1/6 भाग है। इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/6 भाग होगा, यानी कि 60 डिग्री। तो बताइए फ्रिज की संख्या निरूपित करने के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि फ्रिज की संख्या संपूर्ण का 24/288 भाग है, यानी कि 1/12 भाग है, इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/12 भाग होगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। इसी तरह हम अन्य केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं और सारणी बनाते हैं। अब हम इन आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाएंगे। इस प्रकार हमने पाई चार्ट खींच लिया है। तो आज हमने देखे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। मिथ्या धारणा 1, अमित की कमाई 24,000 रुपए है तथा समीर की कमाई 15,000 रुपए है। वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा व्यय करते हैं तथा कुछ हिस्सा बचाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में सबसे अधिक धनराशि कौन बचाता है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। यहाँ अमित कितनी धनराशि बचाता है, इसे 60 डिग्री के कोण से, और समीर कितनी धनराशि बचाता है, इसे 90 डिग्री के कोण से निरूपित किया गया है। कुछ बच्चे कोणों की तुलना करके यह सोचते हैं कि समीर अमित से अधिक धनराशि बचाता है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि गलत जवाब है। वे पाई चार्ट को संपूर्ण और उसके भागों के रूप में नहीं देखते हैं। यहाँ कुल कमाई संपूर्ण वृत्त यानी होल सर्कल से निरूपित की गई है। इस तरह से अमित द्वारा की जाने वाली बचत को निरूपित करने वाला कोण संपूर्ण वृत्त का 60 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 1/6 भाग है। चूंकि पाई चार्ट में त्रिज्यखंड
यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ अमित द्वारा की जाने वाली बचत उसकी कमाई का 1/6 भाग है, यानी कि अमित द्वारा की जाने वाली बचत 1/6 गुणा 24,000 रुपए बराबर 4,000 रुपए है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि समीर द्वारा की जाने वाली बचत कितनी होगी? वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। समीर द्वारा की जाने वाली बचत बटे समीर की कमाई बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 1/4। इस तरह से समीर द्वारा की जाने वाली बचत है 1/4 गुणा 15,000 रुपए बराबर 3,750 रुपए। तो बताइए दोनों में से कौन सबसे अधिक धनराशि बचाता है? बिल्कुल सही, अमित दोनों में से अधिक धनराशि बचाता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। मनदीप की कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं। बीमारियों के चलते किसी दिन कक्षा में 5% छात्र नहीं आ पाए। यदि हमें उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की संख्या को पाई चार्ट में निरूपित करना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि पाई चार्ट में अनुपस्थित छात्रों की संख्या को निरूपित करने के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? कुछ बच्चे सवाल में क्या जानकारी दी गई है इसे समझ नहीं पाते। वे अनुपस्थित छात्रों की संख्या 5 लेते हैं और इसे निरूपित करने के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 5/40 गुणा 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री प्राप्त करते हैं। वे दिए सवाल का ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ हमें अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। 5% का अर्थ है प्रत्येक 100 छात्रों में 5 छात्र अनुपस्थित है। इस तरह से 40 छात्रों में से 5/100 गुणा 40 बराबर 2 छात्र अनुपस्थित है। यदि हम छात्रों की कुल संख्या 40 को एक संपूर्ण वृत्त से निरूपित करते हैं तो 2 छात्रों को निरूपित करने के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा 2/40 गुणा 360 डिग्री बराबर 18 डिग्री। इसलिए यहाँ सही जवाब ऑप्शन 1 है। अब चलिए देखें पाई चार्ट बनाते समय की जाने वाली एक गलती। बच्चे पाई चार्ट बनाते समय विभिन्न त्रिज्यखंडों द्वारा क्या सूचना निरूपित की जा रही है इसे दर्शाना भूल जाते हैं। इस गलती के कारण त्रिज्यखंड क्या निरूपित करता है यह ज्ञात नहीं किया जा सकता और इससे सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए पाई चार्ट के सभी त्रिज्यखंडों पर उनके द्वारा निरूपित सूचना को लिखना आवश्यक है। तो आज हमने देखी पाई चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में
लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताया आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तब उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में
या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो। इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।